दोस्तों मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए एलटी ग्रेड का अगर आपको एग्जाम देना हो या यूपी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ये आज हम बात करते हैं जीके जीएस पर। और मैंने कहा भी था कि जीके जीएस को मैं क्लास लेकर के 3 या 4 तारीख से शुरू करूंगा और जितना बताता हूं सिर्फ उतना ही आपको देखना है। आज का पहला प्रश्न देखिए, मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। भारतीय संविधान में शास्त्रीय भाषा, यहां पर भाषा लिख दिया है, यह शास्त्रीय भाषा होगा, इससे पहले सही करते हैं की संख्या जो है वो 11 है। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, पहले यहां सवाल में भी ये जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न के अंदर भी आपको नए प्रश्न मिल जाएंगे। पहली बात तो यहां से एक प्रश्न ऐसे ही आपको प्रश्न से ही मिल गया है कि भारतीय संविधान में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी है, तो आपको याद रखना चाहिए 11 भाषाएं हैं। तो 11 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपको दिया गया है बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है या फिर उड़िया, तो ये आपको ऑप्शन देख लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं जितना बताता हूं सिर्फ और सिर्फ उतना ही कीजिएगा। खास तौर से ये वीडियो जो है उर्दू के जो स्टूडेंट हैं या जिन्होंने जीके जीएस अभी नहीं पढ़ा है उसके लिए है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा एक्सप्लेन के साथ चलेंगे। आप कॉपी और अपने पास में जो है कलम को जरूर रखिएगा। इसमें आपका आंसर जो सही होने वाला है वो बंगाली। देखिए 2024 में भारत के जो संविधान है उसमें 2024 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 5 भाषाओं को। देखिए 2004 में 5 भाषाओं को शामिल किया गया था और प्लस 5 जो हैं वो शामिल की गई हैं 2024 में, और एक भाषा आपको याद रखना है वो 2014 में शामिल की गई है। तो टोटल उम्मीद करता हूं मालूम चल गया होगा आपको। टोटल जो भाषाएं शामिल हैं वो 11 हैं। अब इनमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी शामिल है, तब आपको आंसर देना है तमिल। सबसे पहले पुरानी भाषा अगर शामिल पूछा जाए तो तमिल, और सबसे बाद में शामिल होने वाली भाषा अगर पूछा जाता है तो वो है बंगाली। अब आपको याद रखना है कि तमिल, संस्कृत, देखिए संस्कृत अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए तो सबसे प्राचीन जो भाषाएं शामिल की गई हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं तो उनमें संस्कृत को मत लगाइएगा, उसमें लगाएंगे ना है आपको तमिल। सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु। सबसे पहले तमिल होगी, फिर उसके बाद में तमिल के बाद में संस्कृत होगी, संस्कृत के बाद में तेलुगु होगी, फिर कन्नड़ होगी और उसके बाद मलयालम होगी। एक चीज और, मलयालम आपको में से किसी को पता है तो यह सवाल बन चुका है कि मलयालम भाषा किस भारत के किस राज्य की है? कमेंट करके आपको बताना चाहिए, नहीं तो आप अपने पास नोट कीजिए और उसको सर्च करके जरूर लिख लीजिएगा। अब इसमें हम जो आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अब इसमें उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और जो 2014 में शामिल हुई है वो भाषा कौन सी है? वो है उड़िया। वो जो है वो आपको याद रखना है आंसर डी। तो डी वाला आंसर काहे के लिए याद रखना है कि ये 2014 में शामिल हुआ, और 2024 में जो शामिल हुआ है उनमें जो है वो बंगाली शामिल हुई है, सबसे आखिर में शामिल होने वाली है, और 5 भाषाएं शामिल हुई हैं। तो उसमें मराठी शामिल हुई है, पाली शामिल हुई है, साथ साथ में प्राकृत शामिल हुई है और असमिया शामिल हुई है और बंगाली। ये 5 जो है वो 2024 में शामिल हुई हैं। उम्मीद करता हूं 3 चीजें आपको मालूम हो गई होंगी। अब आपको यह बताना है कि भारत के संविधान की किस सूची का विषय है ये। देखिए भारतीय संविधान में सूचियां होती हैं, 3 सूचियां हैं। एक जो है वो संवर्ती सूची है, तो संवर्ती सूची के विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, और इस तरह के प्रश्न आपसे लगातार पूछ रहा है। प्रश्न आपको देखना है कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए, यानी जो ठीक नहीं है। और यह सवाल जो है 2-3 बार ये पीछे पूछ चुके हैं, अब आपको यहां पर क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए भारत के अंदर भारतीय संस्कृति का जो सिलेबस है, लेसन शामिल है, उसके अंदर आपको याद रखना महाकाव्य की जो संख्या अगर पूछी जाए तो वो 2 है। ये पहला वाला आंसर एकदम सही है। अगर देखिए यहां पर जो आंसर आपका सही होगा, इस क्वेश्चन का जो असंगत पूछा गया है तो असंगत तो सही होने वाला है, ये आपको याद रखना है। असंगत जो सही होगा वो होगा संस्कार। संस्कार की गिनती जो है वो 15 नहीं है बल्कि 16 है। तो संस्कार कितने हैं भारत के संस्कृति में? 16 संस्कार हैं। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और महाकाव्य जो है काव्य कौन सी संख्या कितनी है? तो वो 2 महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत है, दूसरा आपको बताना है, देखें कौन सा है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना चाहिए, जैसे यहां पर एक चीज आपको दी गई है कि जो वेद हैं, वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद आपको मालूम है। वेद के अलावा 4 संख्या जो है वो आश्रम, भारत के अंदर जो आश्रम होते हैं ना, 25-25 साल के आश्रम बटे हुए हैं, तो
4 आश्रम हैं। आश्रम कितने हैं? 4। वही वृद्ध आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। जो आश्रम है 4 आश्रम हैं, 4 ही वेद हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूं पता होगा। लेकिन यहीं पर वेदांग की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो 6 है। वेदांग की, क्योंकि ये मैच कराने को पूछते हैं, तो वेदांग की संख्या आपको याद रखना है। वेदांग की संख्या है 6 और वेदांग के साथ साथ में दर्शन भी आपको याद रखना है 6। अभी जो परसों एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसने बाकायदा आपसे पूछा था 4 भाग कौन से प्रमाण को मानता है या नहीं। तो 4 भाग जो है वो भारतीय दर्शन के अंदर आता है। भारतीय दर्शन में जो हैं वो 6 हैं और 6 दर्शन होने के साथ उनके प्रमाण 5 हैं। प्रत्येक 6 अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि है। लेकिन यह आपको याद नहीं रखना है 6, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वेदांग की संख्या जो है वो 6 है और साथ ही साथ में आपको ये वेदांग के साथ में दर्शन आपको याद रखना है, वो भी 6 हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पलट करके पूछा जाए वेदांत की संख्या कितनी है, देखिए वेदांग अलग चीज है 6 है और वेदांत की अगर पूछा जाए संख्या तो मतलब 108 है और उपनिषद की भी संख्या 108 है। इसी तरह से भारत में भारत सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कितने जो है विवाह माने जाते हैं, तो विवाह की भी संख्या आपको याद रखना है, वो है 8 प्रकार के भारत के अंदर विवाह होते हैं। और कौन कौन सा होता है इतनी डिटेल हम आपको नहीं बताएंगे और ना ही इतना पूछेगा। और उर्दू के खास तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर सब्जेक्ट में 90+ 95+ कर रहे हैं तो उर्दू को सिर्फ 1-1.5 घंटा ही पढ़िए। फर्स्ट पेपर को 1-1.5 घंटा ही जीके जीएस को पढ़िए, या उर्दू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट के हैं। और उर्दू की अगर आपने तैयारी नहीं की है तो अपनी बुक स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो चीज आपको देखना है वो है पुराण तो आपको सभी को मालूम, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये तो आप सुनते ही रहते हैं कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। लेकिन सूत्र अगर आपसे पूछे जाएं तो सूत्र की संख्या कितनी है? 3। ये नोट करते रहिएगा, इतना ही बहुत काम का मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अब एक चीज और याद रखिए, जिस तरह से मैंने वेद बताए थे 4 हैं, उसी तरह से उपवेद भी याद रखिए, उन चारों के उपवेद भी 4 ही हैं। बस इतनी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, बस इतना काफी है। यहां पर आगे देखिए अगला प्रश्न यह है कि भारत के प्रमुख जो कोर उद्योग हैं, ये कोर उद्योग बहुत टफ सवाल है और यहां से सिर्फ जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। यहां पर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि भारत का जो प्रमुख कोर उद्योग हैं उनमें सम्मिलित अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मैंने कहा था, अवरोही और आरोही, आधे बच्चे तो इसी अवरोही और आरोही क्वेश्चन आता हुआ वहां छोड़ देते हैं और अवरोही आरोही में ही लटक जाते हैं। तो आरोही और अवरोही को जरा समझ लीजिए कि जब आपसे पूछा जाए अवरोही क्रम तो इसका मतलब है ढेर से कम की तरफ जाना है। ढेर से कम की तरफ मतलब घटता हुआ क्रम, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से गिरता हुआ जो क्रम होता है वो होता है अवरोही क्रम। और जब होता है आरोही क्रम तो वो बढ़ता हुआ होता है 1, 2, 3, 4, 5, यानी क्रम जब नीचे से कम से ढेर की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगा आरोही क्रम और जब ढेर से नीचे की कम की तरफ आएंगे तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि कोर उद्योग पर बात कर रहे हैं। कोर उद्योग जो है वो अवरोही क्रम आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा सी। देखिए भारत में सबसे ज्यादा कोर उद्योग वर्तमान में किसमें पाया जाता है? अपने भारत के जो भारांक है कोर उद्योग में तो वो है रिफाइनरी का। रिफाइनरी आपको याद रखना है, रिफाइनरी में भारत का जो परसेंटेज है उद्योगों में वो 28.04 है। 28.04 जो है वो उद्योग है। दूसरी बात बिजली, इससे कम, मतलब रिफाइनरी के बाद नीचे आएंगे तो कम जो है वो बिजली का है। बिजली का कितना है? तो 19.85% जो है वो बिजली का है। फिर उसके बाद में स्टील कोर है। तो स्टील उद्योग में भारत में कितना परसेंटेज है, कितना उत्पाद करते हैं? तो 17.92 है। और कोयला फिर उसके बाद में है और कोयला के बाद सीमेंट है। हालांकि ये परसेंटेज जरूरी नहीं है आपको याद रहे, लेकिन क्रम जैसे है। और अगर इसी क्रम को अवरोही के वाला अलावा अगर आरोही क्रम कर देते तब ये उल्टा हो जाता, यानी सीमेंट, कोयला, स्टील नीचे से कम से ढेर की तरफ जाने लगता। आई थिंक मेरी बात क्लियर हुई होगी। एक बार आपको याद रखना है, नंबर 1 6-7 याद रख लीजिएगा। जैसे सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो उर्वरक में है। उर्वरक आपको याद रखना है, भारत का जो कोर उद्योग है उसमें उर्वरक सबसे नीचे है। 2.63% जो है भारत ने उर्वरक तैयार किया, मतलब उर्वरक में उसका योगदान है। तो जैसे उर्वरक में आरोही क्रम में हम आपको बताएं तो सबसे कम जो है वो उर्वरक है, उससे ज्यादा सीमेंट का है, उससे ज्यादा गैस का है, गैस से भी ज्यादा कच्चा तेल है और कच्चा तेल से भी ज्यादा कोयला है, कोयले से भी ज्यादा स्टील है, स्टील से ज्यादा बिजली है और बिजली से ज्यादा रिफाइनरी है। ये जो हमने बताया है ये आरोही क्रम था।
आई थिंक क्लियर है। एक मोटा सी चीज हम आपसे पूछ लें तो आप देखिए, कोशिश करके बताइएगा। जैसे इनमें से वो कौन सा उद्योग है, कोशिश कीजिएगा, इनमें से उसी, इसमें दिया गया है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इसमें से वो कौन सा उद्योग है जिसके जरिए कुलतार का निर्माण होता है। कुलतार जो रोड पे आपने देखा होगा, जो रोड बनाए जाते पड़ता है, उस कुलतार का निर्माण इनमें से किसके जरिए होता है। बस इतनी सी चीज आपको बता दीजिए। दूसरी बात, यहां पर दिया गया है कोयला। कोयला भी याद रखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रोसाइड, एंथ्रोसाइड आपको याद रखना है, सबसे टॉप और सबसे ब्रांडेड कोयला जो वो एंथ्रोसाइड होता है। तो ये चीज आपको याद रखना। जितनी चीजें मुझे याद आती जाएंगी मैं सब चीजें आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी। अब अगला प्रश्न है, व्यक्ति और वाद्य यंत्र से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें वो कथन पहचानना है जो सत्य है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें सत्य कथन कौन सा सही होने वाला है? ये देखिए, प्रश्न जो है वो गलत दे दिया है, यह असत्य की पहचान करवाना चाह रहा है। यहां पर देखिए सारे ऑप्शन जो है वो सत्य दिए गए। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई वादक हैं, बिल्कुल शहनाई बजाते हैं, और लाल किले पर उन्होंने सबसे पहले शहनाई बजाने का काम किया था, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है, भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, तबला से, तबला का किशन महाराज जो हैं वो तबला के बहुत बड़े तबला वादक हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। इसके बाद में जो है शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं। शिव कुमार शर्मा जो हैं वो उनका आपको याद रखना है, वो संतूर वादक ही है। और असत्य इसमें जो होने वाला है वो ये है रवि शंकर। रवि शंकर का यहां पर दे दिया गया है सरोद, ये गलत है। रवि शंकर जो हैं वो सितार के वादक हैं। सितार आपको याद रखना है, वो काहे के हैं, तो वो है सितार के, ये आपको याद रखना है। सितार के कौन है, तो ये रवि शंकर सितार के हैं। और लेकिन फिर ये सरोद दे दिया, इस सरोद का कौन है, सरोद में अमजद अली खान का नाम आपको याद रखना है। सरोद में अमजद अली खान का नाम याद रखना है। शहनाई में तो याद रहेगा। अच्छा, बांसुरी, बांसुरी हाल में याद रखना है, बांसुरी का पूछा जा चुका है। बांसुरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, एक वीडियो मेरी दूसरे चैनल पर आई थी जिसमें हम जो है ब्लॉगिंग के वीडियो डालते हैं, उसमें हमने बांसुरी बजाई है। बांसुरी और गिटार बजाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बांसुरी के कौन है, बांसुरी जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आपको याद रखना है। बांसुरी के ये बहुत बड़े कलाकार हैं। उम्मीद करता हूं इनका नाम आपको याद रहेगा। इतने ही कलाकार हैं तो और भी बहुत सारे अलग अलग हैं। जैसे नृत्य में पूछा जाता है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। लच्छू महाराज को तो ये पूछा जा चुका है कि उनका घराना कहाँ का है, तो लखनऊ घराना से संबंधित हैं। दरअसल जो उस्ताद हुआ करते थे उनको घराना के नाम से फेमस करते थे। बाजूराम मस्तानी मूवी आई थी, बाजूराम मस्तानी में जो नृत्य किया है पद्मनी, उसने क्या कहते हैं, जो उसकी जो उसमें अदाकारा हैं, तो उन्हें बिरजू महाराज के ही नृत्य को उसमें लिया गया है। वो मैं अलग डिस्कस है, उस पर नहीं जाऊंगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में गैसों में से ईंट के भट्टे से निकलने वाली गैस कौन सी है। मैं इस पर कई बार कह चुका हूं। देखिए, गैस से संबंधित प्रश्न मैं बहुत नियोजित और संयोजित क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं। नियोजित और संयोजित लाने की वजह क्योंकि वक्त बहुत कम है, और मेरी कोशिश यह है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम से कम वहां पर तैयार करा दिए जाएं। लेकिन हम उन बच्चों के लिए फिर से कहते हैं जिनका सब्जेक्ट मजबूत है और 120 में 100 वो छू रहे हैं, तो वो फर्स्ट पेपर को बहुत ज्यादा टाइम ना दें। ऐसा ना हो कि 10 अगर फर्स्ट पेपर में सही कर लें, पता चला सब्जेक्ट में 10 में डाउन हो जाओ, 10 क्वेश्चन कम हो जाएं, तो 10 कमजोर होने से अच्छा है कि वहां पर रुके रहना ज्यादा अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो फिर आपको कोशिश ये करना चाहिए कि फर्स्ट पेपर पर 1 से 1.5 घंटा देते हैं, मोटी मोटी चीजें देखनी है बस। अब ये गैस देखिए ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस आपको बताना है, और बहुत नियोजित प्रश्न और हर यूनिट को कवर कर रहे हैं हम, हर सब्जेक्ट को जो सिलेबस में दिया है। तो ईंट के भट्टे से निकलने वाली गैस जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो है किससे निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ईंट के भट्टे से निकलती है। अब ईंट के भट्टे से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ये वाहन जो होते हैं उनसे भी निकलती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको याद रखना है, साथ साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखना है। इनसे क्या होता है, जैसे CFC, ये आपको याद रखना है, CFC
CFC आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरो की फुल फॉर्म पूछ चुके हैं, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो CFC होती है। और ये जो वो फ्रीज से निकलती है, जो चीजें ठंडी करने के लिए यूज होती हैं, चाहे फ्रिज हो और चाहे AC हो, उनसे जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलती है। और इसके नुकसान में ओजोन परत को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन छिद्र के लिए ये बहुत ज्यादा घातक है। और दूसरी चीज CFC जो है, इसी के CFC को रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कराया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बाद में जो शिखर सम्मेलन है, ये 3-4 सम्मेलन है जो हर हाल में वैसे कम से कम 15-20 है, लेकिन 5-6 सम्मेलन है जो इंपॉर्टेंट है, वो हम करा देंगे, बस उतने ही आपको याद रखना है। तो CFC आपको मालूम हो गया कि CFC काहे के लिए है और किससे निकलती है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हर हाल में आपको याद रखना है, ये जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। थर्मल पावर प्लांट जैसे कोई चीनी मिल है, कोई भी बड़ा उद्योग मिल है, उससे जो गैसें निकलती हैं वो थर्मल पावर प्लांट या लाइट बनाने के लिए जो यूज होती है, जिसमें चीजें जलाई जाती हैं, कोयला वगैरह बहुत ज्यादा जलाया जाता है, तो थर्मल पावर प्लांट जो है उससे जो है गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद में नाइट्रिक भी आपको याद रखना चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो जलमग्न यानी गंदे पानी वगैरह, खेतों के पानी वगैरह से जो पहुंचाया जाता है उनसे निकलती है। जैसे कोई उद्योग है और वो किसी नदी के किनारे लगा हुआ है, तो उससे जो कचरा निकालकर जो पानी निकलता है गंदा, उससे जो पैदा होती है गैस बनती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। यहां पर दिया नहीं था, मैंने CH4 की भी बात करी थी। CH4 की बात मैंने की थी कि CH4 जो है वो गैस कैसे निकलती है, उसका भी आपको याद रखना है। वो गैस निकलती है धान के खेतों से, या फिर जहां पर पानी सड़ता है, ऐसी जगह से जो गैस निकलती है वो CH4 निकलती है, जिसको मीथेन कहते हैं। मीथेन, इसको दलदल से जो गैस निकलती है वो भी मीथेन ही होती है, CH4। धान के खेत से, हाँ, जो जानवर होते हैं जैसे भैंस है, गाय है, वो चुगली करते हैं, आपने देखा होगा वो मुंह चलाते रहते हैं, तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो CH4 ही निकलती है। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से, जितनी पावर से मैं आपके सामने उर्दू पढ़ाता हूं, उतनी ज्यादा पावर से और उतनी ही अच्छी कोशिश के साथ मैं आपके सामने GK GS भी लेकर के आऊंगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगते तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपना कमेंट करके आप सजेशन जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी गैसों के बारे में जो हमने बताया है वो सही हो। अच्छा, ये एक बार याद रखिएगा कि जो हरित गृह गैस हानिकारक गैसें हैं वो भी यही है, लेकिन उन पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अच्छा, एक चीज और, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो मैं गैसों पर अगर बोलने लगा तो बहुत लंबा बोल जाऊंगा, क्योंकि साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड का मैटर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 तरह के प्रदूषण होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषण और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषण। तो प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण, दोनों प्रदूषणों में जो गैस गिनी जाती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। बाकी प्राथमिक प्रदूषण के अंदर जो है वो CO गिनी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में CO2 भी गिनी जाती है। ऑक्सीजन वगैरह के लिए जो गैसें आती हैं O3 है। इनके सूत्र भी आपको याद होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा हम आपके सामने नहीं रखेंगे। जितनी मोटी चीजें बताई हैं इनके क्रम एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्रम कौन कौन सा हरित गृह गैस के लिए, जो हरित गृह है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन सी गैसों का क्रम क्या है, आरोही क्रम, यानी कम से ज्यादा की तरफ। तो नंबर 1 पे नाइट्रिक्स रहेगा, दूसरे नंबर पे वाष्पशील रहेगा, तीसरे नंबर पर मेथेन रहेगा, चौथे नंबर पर CFC रहेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक CFC होता है। तो इनका चारों का क्रम ऐसे रहेगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो हम उस पर बात कर लेंगे, छोड़िए। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। देखिए, पुरानी भी वीडियो मेरी जो पड़ी हुई हैं, इन चीजों पर हम पढ़ा चुके हैं, उनमें ढेर बताया। जैसे हीराकुंड बांध है तो उसमें कई बांध, हमने कम से कम 30-35 बांधों के बारे में बता रखा है। अगर ऐसे आपके पास टाइम है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो हीराकुंड बांध के बारे में बताया, किस नदी पर स्थित है। देखिए, बांध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो आंसर सही होने वाला है वो तो होगा बी, यानी माही नदी पर जो बांध बना है वो हीराकुंड बांध है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 4-5 बांध हम बता दें। जैसे बीना नदी पे जो बांध बना हुआ है वो याद रखना है, वो है भालकुंड आपको याद रखना है। कहां है, तो बीना नदी पर है। और कृष्णा नदी पर जो बना हुआ है, तो कृष्णा नदी का भी है नागा अर्जुन बांध। एक बार नहीं 10 बार पूछा है नागा अर्जुन बांध किस पर है, तो ना से नागा अर्जुन, नांग कैसा होता है, ऐसे ट्रिक से याद रखिए, काला होता है। कृष्ण माने भी क्या, काला होता है। तो
कृष्णा नदी जो है उस पर नागार्जुन बांध, सागर बांध बना हुआ है। माही नदी तो हमने आपको बताया हीराकुंड जो है वो हर हाल में याद रखना है, माही नदी पर है। और तापी, यहां पर तापी नदी आपको दिख रही है, तापी पर उकाई प्रोजेक्ट परियोजना बनाई गई है। तो उकाई प्रोजेक्ट परियोजना कई बार पूछी है कि किस पे बनी हुई है, तो ये माही नदी पर बनी हुई है। वो तापी नदी पर, माही का नाम आ रहा, तापी नदी पर बनी हुई है। माही तो सिर्फ और सिर्फ काहे के लिए है, तो वो आपको हीराकुंड के लिए याद रखना है। ये ये बहुत गहरी चीजें नहीं है जो हम बता रहे हैं, बस ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनसे सवाल अगर बनते हैं और बनते रहे हैं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके कवरेज हो जाएं। बाकी जो करंट का जो पोर्शन है उसको भी हम कवर कर लेंगे। 4 वीडियो हम आपके सामने सिर्फ करंट की लाएंगे, बस 4 से ही करंट 3-4 क्वेश्चन जो भी आना है बस उत्ते से ही आ जाएंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा पे है। इसका तो ये करंट में इसका मुद्दा चल रहा है जो है नर्मदा नदी का, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए जो नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। आप में से किसी भी बच्चे को पता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बता दीजिए, बस इतना। दूसरी चीज, नर्मदा नदी पर और भी बांध बने हुए हैं, वो पूछे जाते हैं, जैसे भेड़ा घाट आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर ही है। इसके बाद में दुग्धधारा, कई बार दुग्धधारा कपिल धारा जो है सरदार सरोवर बांध, ये हम जब तैयारी करते थे ये सारी चीजों खूब ऐसे ही रट लेते थे, ऐसे ही रटना है आपको जब फर्स्ट पेपर पढ़ा जाता है। तो नर्मदा आपको याद रखना है, नर्मदा पर कौन कौन है? सरदार सरोवर बांध है, भेड़ा घाट है, जो है तो वो है दुग्धधारा और कपिल धारा। इसके बाद में एक नदी और आपको दिख रही है, वो है जो है कसावती। तो कसावती जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई बार इन्होंने पूछा है। जो है मदनापुर जो नहर परियोजना है वो कसा नदी पर ही है। कसावती जो है उसी नदी पर मदना परियोजना जो है वो आपको हर हाल में याद रखना है। मदना परियोजना का दूसरा नाम कसाई परियोजना भी है, कसाई जो है, लेकिन वो नाम चूंकि नदी का दे दिया गया होगा तो फिर ये पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नाम से आप पहचान जाएंगे, गेस कर लेंगे। अब इसमें जो है अगला वाला पॉइंट देखिएगा तो सतलज नदी है। अब सतलज नदी का खेल क्या है? सतलज नदी को भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। जैसे नागल बांध अगर आपसे पूछा जाता है वो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर किसी भी कीमत पर नहीं भूलना। कावेरी नदी, कावेरी जो उल्टी बहती है, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ, तो कावेरी नदी भी आपको याद रखना है। कावेरी पे जो है वो मैत्तूर आपको याद रखना है, मैत्तूर मैट जो परियोजना है वो उसी पर बनी हुई है। बस इतनी परियोजनाएं, इतने ही बांध आप कवर कर लीजिए, आना होगा तो आ जाएगा। ज्यादा आप गहरा जाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट को कमजोर कर बैठेंगे और फिर आपका सिलेक्शन होने से तो कोई रोकने, मतलब जो है करवाने से तो कोई नहीं आपके कासे रह सकता, काम आ सकता है। इतनी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि 90% 95% में लगातार कह रहा हूं, सब्जेक्ट अगर आपका कवर हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करे, 100 तक किसी तरह से कर ले। अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो बस तरीका यही है कि 1 घंटा ही आप फर्स्ट पेपर 1.5 घंटा दीजिए और मोटी मोटी चीजों का ही रिवीजन कीजिए। बहुत ज्यादा गहरा जाने में आप बहुत नुकसान में भी जाएंगे, क्योंकि अगर यहां 15-20 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको करना है तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा सिलेबस पढ़ने का मतलब आपको 5-6 घंटे देने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन, मान लीजिए हिस्ट्री है उससे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पढ़ना कितना है? 1857 से लेकर के 1947। हिस्ट्री में वो भी हम कम करके बता रहे हैं, उन्होंने सिलेबस में तो बहुत कुछ शामिल किया है। 1800 मतलब आपको याद रखना है 1857 जो है, 1857 से लेकर के 1947 तक आपको हिस्ट्री पढ़ना, और क्वेश्चन सिर्फ आएंगे 2 से 3। आप सोचिए इतना कवर करने के लिए कम से कम 5-6 घंटा चाहिए आपको, इतना ही कवर करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि जो मोटी चीजें आ सकती हैं बस उतनी चीजें देखी जाएं, आती हैं तो ठीक है, वरना अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखें, लेकिन देखें जरूर। इसका मतलब यह नहीं कि जीके जीएस बिल्कुल छोड़ दें। आगे देखिए, अब ये देखिए, आपको याद रखना है शहीद भगत सिंह। एयरपोर्ट से मुतालिक ये पिछले कई एग्जामों में लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना इस पर भी बात कर ली जाए। एयरपोर्ट पे देखिए, ये जो है आवागमन के लिए संसाधन से संबंधित यूनिट शामिल है। तो ट्रेन के मेन जोन पूछ लेते हैं, खास जोन पूछ लेते हैं, या एयरपोर्ट आपसे पूछ लेंगे, या कौन सा जोन किस हिंदुस्तान के किस तरफ साइड में पड़ता है, या फिर बड़े जो 4 लाइन बने हुए हैं कोरिडोर, तो उनको पूछ लेगा कि कौन सा
जो है 4 लाइन किसको जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जिसमें एयरपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट के मुद्दे इस टाइम चल भी रहे हैं, एयरपोर्ट और ट्रेन के, तो हो सकता है कहीं पूछ पाछ ले। आंसर देखिए, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो है वो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। उम्मीद करता हूं याद रखिएगा। अब देखिए एक है, आपको याद रखना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो एयरपोर्ट है वो कहां है, ये आपको याद रखना है, नागपुर। नागपुर में कौन सा है, तो भीमराव अंबेडकर जो है वो आपको याद रखना है कहां है, तो वो नागपुर में है। इसके बाद में आपको दिख रहा है कोलकाता। कोलकाता का नाम हर हाल में आपको क्यों याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके नाम पर जो एयरपोर्ट है वो कोलकाता में है। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहां है, तो वो कोलकाता में है। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां है, सभी को मालूम है, दिल्ली में, क्योंकि आसान है ये। या फिर जो है राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां है, दिल्ली में, क्योंकि ये आसान है। लेकिन आपसे पूछते हैं या मैच कराते हैं, उल्टा पूछते हैं जहां जिसके एरिया में आप जो है नजर ना दौड़ाते हो। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आप अगर एग्जाम ही दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का तो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे एलबीएस, एलवीएस कहां है, ये बनारस का है, हर हाल में याद रखना है, बनारस का एलवीएस है जो किसी भी कीमत में। अच्छा, संत तुकाराम जो है आपको याद रखना है, संत तुकाराम एयरपोर्ट कहां है, आपको सर्च करके कहीं से भी ढूंढ करके अपने पास नोट करना है। पद मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमको बताइए कि संत तुकाराम एयरपोर्ट कहां है। संत तुकाराम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो याद होना चाहिए, वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट आपको याद रखना है, अयोध्या का। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित असंगत की पहचान कीजिए। यानी इनमें से विश्व धरोहर की जो सूची में सम्मिलित हैं, जो शामिल किए गए हैं स्थान, तो विश्व धरोहर के, तो उनमें से कौन जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, मेरी हालत दर्द करने लगी, इसमें आंसर आपका सही होने वाला है फर्स्ट। देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है 2015 ये दिया गया है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि यहां पर जो है कोई दिल्ली का जो लाल किला है अभी तक विश्व धरोहर सूची में शामिल ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये 2003 में शामिल हुई हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं, सर्च करके आप अपने पास नोट कीजिए और कमेंट, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि भीमबेटका, खजुराहो के मंदिर आपको बताना है किस राज्य में हैं। और ये पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तो खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ है, 1986 में। 1989 में जो है वो कौन शामिल हुआ, तो सांची के स्तूप, ये किसने बनवाए ये पूछा जा चुका है। तो सांची के स्तूप विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल हुए। खजुराहो का मंदिर जो है वो 1986 में शामिल हुआ और भीमबेटका की गुफाएं जो है वो 2003 में शामिल हुई हैं। देखिए, हम बहुत शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके आगे, इनको नोट करके इनके आगे जो है आप वो राज्य जरूर लिख लीजिएगा, राज्य जरूर पूछते हैं मैच कराने के लिए। अब एक चीज और, जब इतनी बातें बताई हैं तो और कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। जैसे इसमें कुछ सन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहले वाले पे रख ले। पहला वाला देखिए 2015, भारत की जब देश आजाद होने के बाद पहली शिक्षा नीति शुरू हुई थी, तो पहली जो है पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी 1951 में, तो उस टाइम पर जो है वो योजना आयोग बनाया गया था। तो योजना आयोग बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसको 1951 में प्रभावित किया गया था, लेकिन उसी का नाम बदल करके नीति आयोग 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। तो बदल दिया गया है, तो नीति आयोग 2015 में बदला गया है। यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि नीति आयोग कब बना है। तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग जो था उसी का नाम बदल करके जो है वो नीति आयोग कर डाला है 2015 में, ये चीज याद रहेगी। अच्छा, 1989 पर देख लीजिए। 1989 में जो मतदान करने का अधिकार है उसकी उम्र जो थी उसमें हेर फेर किया गया था, घटाई गई थी, 21 से 18 साल इस तरह से किया गया था। इसके बाद में 1986 में पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में ही आई है, ये याद रखेगा। इसके बाद में फैक्ट्री संशोधन जो त्रासदी कांड हुआ था 1984 में भोपाल में, 1984 भोपाल में जो रिसाव हुआ था जो है एमआईसी जो गैस होती है उसका, तो 1984 उसको रोकने के लिए, ऐसे फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए 1986 में फैक्ट्री संशोधन आया था। तो 1986 इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, चीजें मुझे बहुत याद आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हम बताएंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे।
और आपका दिमाग पकने लगेगा कि सर कहां से क्या क्या आज पढ़ाने लगे बैठ के। उर्दू वाले तो बहुत इन चीजों से घबराते हैं। देखिए, इनसे घबराइए नहीं, इसमें मजा लीजिए। हम कहते हैं कि मजा लेकर पढ़िए और आपको बड़ी ऊर्जा होनी चाहिए कि देखिए नई नई चीजें हमें अपने देश के बारे में पता चल रही हैं। जितना ज्यादा जीके जीएस पढ़ा जाएगा, जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा मजबूती से देशभक्ति आती है। क्योंकि देश को जब भी हम जान पाते हैं जब हम जीके जीएस पढ़ रहे होते हैं कि देश दरअसल हमारा है क्या और कितनी कितनी चीजें हैं। जो लोग देश से मोहब्बत ना करके दूसरे देशों की तरफ भाग जाते हैं, दरअसल उनको जीके जीएस नहीं आता है। उनको यह पता ही नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में 2500 नदियां बहती हैं जो पूरे विश्व में सबके पास नहीं है टोटल। तो उनको यह पता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर 10,000 से ऊपर बोलियां टोटल, अगर ग्रामीण से लेकर के शहरी लगा दिया है। पूरे विश्व के अंदर 2000 बोलियां नहीं है। तो ये चीज है अपने अंदर जो एक ऊर्जा लाती है इस तरह से। दूसरी चीज, आपको 80 ग्रेड का ये एग्जाम थोड़ी देना है, जीआईसी का एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, या इसके अलावा जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें सब में जीके जीएस आएगा। तो जीके जीएस वाले हमेशा बाजी मारेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें आपके सामने सवाल है कि मकर बिलक्कू और विशु ओणम ये किस राज्य के जो है वो महोत्सव हैं। ये महोत्सवों से पूछते हैं। जैसे बहुत सारे महोत्सव हैं जो आपसे लगातार पूछे जाए। जैसे जलीकट्टू आपसे पूछा जा सकता है, महोत्सव कहां मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है। वो पता है, ऊंट महोत्सव तो आप तुक्का भी लगा देंगे, राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे पूछेंगे थोड़ा हट करके, तब फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जैसे यहां पर ये दिए गए हैं, ये पूछे जा चुके हैं, ये सभी जितने पूछे जा चुके हैं वही मैंने शामिल कर दिए। तो यहां पर केरल आपको याद रखना है। केरल जो है उसमें मकर बिलक्कू भी मनाया जाता है, विशु भी मनाया जाता है, ओणम भी मनाया जाता है, और यहां पर जो है त्रिशूल भी मनाया जाता है। ये भी आपको जो है पुरम आपको याद रखना है, वो भी मनाया जाता है। लेकिन इतने अगर नहीं याद रहते हैं तो कम से कम ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं 3-4, ये इतने आपको कम से कम याद होना चाहिए। अब राजस्थान के जैसे है, राजस्थान में अभी मैंने कहा हाथी महोत्सव राजस्थान में होता है, ये सॉरी ऊंट महोत्सव राजस्थान में होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको एक बता देना है तमिलनाडु का कौन सा होता है, बहुत फेमस है तमिलनाडु का भी, जो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो है मलखंभ आपको याद रखना है। खेल कई बार इसका पूछा है, मलखंभ कहां का है तो मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा भारत में वन कहां पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में, क्षेत्र के हिसाब से, और यही परसेंटेज के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर वो आंकड़ा बदल जाता है। इतनी चीजें याद रहेंगी। अगला देखिए, मैंने कहा था जनगणना से 1-2 सवाल आपसे पुटअप कर सकता है। देखिए, जनगणना अधिनियम किस सन में आया था। जनगणना अधिनियम याद करते हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। जब तक तो जनगणना अधिनियम के बारे में हम इतनी बात बताते हैं। पहली एक बात याद रखिए कि 1871 या 72 में सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना हुई, और बाकायदा व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई है वो 1881 या 82 में हुई है। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, अच्छा आपको बता देना है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो भारत में जो अभी तक जनगणना हुई है 2011 की जो जनगणना है वो कितने नंबर की जनगणना थी। ये ऐसे सवाल पूछते हैं कि कितने नंबर की जनगणना है, प्रधानमंत्री का पद कितने नंबर का है, कितने नंबर क्रम के प्रधानमंत्री इस टाइम गद्दी पर हैं, या राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं, या फिर जो है मुक्त चुनाव आयोग हैं वो कितने नंबर का है, या आपको पता है जो सीएजी हैं, मतलब भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्रम कौन सा है। तो ये सवाल ऐसे अगर पूछ लेगा बहुत टफ है। जिनको मैं चीजों को बता रहा हूं ये पॉइंट फैक्ट हैं जो आपको सर्च करके लिख लेना चाहिए। अब यहां पर जो आंसर देखिए, पहले तो आंसर पे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसमें आंसर जिसने बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। सी आंसर आपका 1948। देखिए, भारत के आजादी के बाद जनगणना अधिनियम आया है, ये बात याद रखिए, और 1948 में ही आया। भारत 1947 में आजाद हो गया, 1948 में ही आया होगा। 1948 में आपको याद है राधा कृष्णन आयोग भी आया है, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। विश्वविद्यालय आयोग भी उसे कहते हैं, राधा कृष्णन आयोग को। उम्मीद करता हूं इतनी चीज याद रहेगी। ऊपर से शुरू करते हैं। जो प्राइमरी शिक्षा थी, प्राइमरी शिक्षा के लिए जो आयोग आया था, जिसको हम लोग कोठारी आयोग कहते हैं, कोठारी आयोग कहते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, दो नाम है, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये कब आए हैं तो 1964 में आए हैं। कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। और किस शिक्षा के लिए थे तो प्राइमरी शिक्षा, यानी 1 से लेकर के 5 तक की जो शिक्षा होती है, और जो हाई बीए एमए वगैरह जो हायर एजुकेशन की शिक्षा होती है वो 1948 में राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग के तहत आई है। जनगणना जो है उसकी अधिनियम कब आया है 1948 में आया है। 1951 क्यों फेमस है, क्योंकि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में ही शुरू की गई है।
अब एक नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है 13 जुलाई 2020, 13 जुलाई 2020, 13 जुलाई 2020 ऐसे करके रट लीजिए। और इस डेट में 13 जुलाई 2020 को भारत की तीसरी जो है शिक्षा नीति आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, ये आई है। और इससे सवाल लगातार बन रहे हैं, और ये अभी कल परसों पेपर नेट का हुआ उसमें भी इन्होंने पूछा, और एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 13 जुलाई को आई है, और किस कमेटी के तहत आई है, यानी किस आयोग, तो याद रखना है कस्तूरी रंगन समिति, सॉरी समिति पूछते हैं कमेटी, तो कस्तूरी रंगन समिति के तहत ये 2020 में 13 जुलाई 2020 को तीसरी पंचवर्षीय व तीसरी जो है एजुकेशन पॉलिसी आई है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही हुआ होगा। मेरी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लग रही तो कमेंट करिए और तुरंत हमको सजेशन दीजिए। मैं जितना कह रहा हूं उतना गौर कीजिए। और अगर आप अपने उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी स्क्रीन पे बुक है, इसमें 27 पेज में नोट्स है, और साथ ही साथ में इसके अंदर 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई है क्वेश्चनों की, वो जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, बाकी सारे उर्दू के क्लास अब हम कम लेंगे क्योंकि उर्दू हमने बहुत पढ़ा दी है, वो सारे वीडियो पीछे के देखते रहिए। मार्ले मिंटो सुधार किस सन में आया था? मार्ले मिंटो, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक बार फटाफट कमेंट करके सभी लोग बता दें क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं, और मेरा मेहनत करने का तरीका कैसा अच्छा लग रहा है, या जो भी सजेशन है वो दीजिएगा। अब यहां पर जो आंसर है, सबसे पहले तो हम उसी पे बात करेंगे। तो आंसर आपका सही होने वाला है 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार एक बार नहीं दसों जैसे चैफोर्ड है और भी तमाम हैं जो याद रखना चाहिए। हम ऊपर से शुरू करते हैं। 1854 जो है वो आपको याद रखना है। भारत के अंदर 1854 से पहले थोड़ी कहानी हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 1835 में विलियम जब यहां पे था, जो विलियम उसने क्या करा था कि शिक्षा के लिए जो है वो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया था, यानी जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्य की थी। तो विलियम ने जब ये अंग्रेजी जो है जॉन विलियम ने अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था, तो यहां पर एक आयोग आया था जिसके जरिए ये इसने किया था। तो वो आयोग मैकाले आयोग था। मैकाले समिति जो आई थी उसके जरिए 19 वो कब आई है, तो 1835 में आई है मैकाले रिपोर्ट। और मैकाले के जरिए जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें उसने अंग्रेजी अनिवार्य कर रखी थी, जो यहां पर विलियम था। और उसके बाद में जो हायर एजुकेशन है उसमें आप अपने जो है देसी जबान या हिंदुस्तानी भाषा में शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अब समझने की बात है कि अगर बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ाई जा रही है और प्राइमरी में इंग्लिश अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो इंग्लिश उसके लिए टफ है, बाहर की भाषा है। और 1835-37 में तो और खतरनाक स्थिति थी, भारत की लिटरेसी बहुत कम थी। तो उसने सोचा था कि हिंदुस्तान के लोग ज्यादा ना पढ़ पाएं और हायर एजुकेशन में अपनी मर्जी की भाषा ले सकते हैं। तो इसी के उलट में जो है वो 1854 में सबसे पहले चार्ल्स वुड ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं, वो आया है। तो चार्ल्स वुड जो है, वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, वुड डिस्पैच कब आया हिंदुस्तान? 1854 में। और उसमें यह कहा गया कि शुरुआती जो प्राइमरी शिक्षा है वो अपनी भाषा में ले सकते हो, उच्च शिक्षा इंग्लिश में ले सकते हो। और यही रिपोर्ट के तहत भारत में सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय खोले गए। 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। पहला कोलकाता विश्वविद्यालय, दूसरा बॉम्बे विश्वविद्यालय, तीसरा मद्रास विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे 1857 में। किसके जरिए खोले गए थे? तो वो आपको हर हाल में याद रखना है। वो खोले गए हैं 1854 में, जो वुड डिस्पैच यानी जिसको कहते हैं वुड का घोषणा पत्र, उसके जरिए। और 1803 में क्या था? तो रॉल्फ हिस्टिंग रिपोर्ट जो है वो एक चीज और याद रखिए, रॉल्फ हिस्टिंग मेरी जबान पे आ गया है। रॉल्फ हिस्टिंग जो आई है वो 1823 में आया है। रॉल्फ हिस्टिंग रिपोर्ट कब आई है? 1823 में आया है। लेकिन हंटर आयोग जो है वो 1883 में आया है। एक देखिए हंटर आयोग है, एक हंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है। तो हंटर आयोग अगर पूछा जाता है तो 1883, हंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की अगर बात करी जाती है तो वो 1925 में आया है। ये चीज भी याद रखिएगा। अगला देखिए, ये देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार पारित हुआ था उसका सन आपको बताना है। उम्मीद करता हूं जो चेम्सफोर्ड सुधार आया है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके बारे में जानिए कि 1919 में यह आया है। अब आपको याद रखना है 1919 में आया है। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है लेकिन क्वेश्चन भी कई कॉन्सेप्ट हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। 1954 याद रखिए सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो 1954 में आई है।
अब ये दो जो नीचे आंसर दिख रहे हैं, इनके बारे में बराए मेहरबानी बहुत जरूरी है, जो आपको याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए, अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दिया गया है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम, या फिर राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक जय है, तो इसको अपनाने की जो डेट है वो 24 जनवरी 1950 है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। इसके बाद नीचे देखिएगा 1911 से लेकर के 1922 तक, 1911 से। अच्छा एक चीज और मुझे यहां पर याद आ गई है, तो चलो वो भी बता देते हैं। जैसे जो ऊपर बताया है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था। यहीं पर आपको याद रखना, इससे थोड़ा पहले 3 साल पहले, यानी 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में, 47 में क्या हुआ, फिर उसके बाद अगस्त आई, तब देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजादी से 1-2 महीना पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा को अपनाया गया था। यह चीज भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहां से देखिए कि 1911 से लेकर के 1922 ये क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि भारत की जनसंख्या जो है दर सबसे न्यूनतम हो गई, गिरी थी। यानी हर बार जनसंख्या बढ़ती है, वृद्धि होती है जनसंख्या में, लेकिन वो कौन सा वर्ष था जिसमें वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम हुई थी या गिरी थी, ये पूछा जा सकता है गिरता हुआ क्रम के तौर पर। तो 1911 से लेकर के 1922 ऐसा था कि इस टाइम पर हैजा और तमाम भयंकर बीमारियां शुरू हो गई थी, जिससे बच्चे और लोग बहुत ज्यादा उनकी मृत्यु हुई थी। इस वजह से जो है जनसंख्या की वृद्धि के बजाय डाउनफॉल हुआ था, वो मतलब दर है घट गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाए तो 1971 से 1981 है। इसीलिए नसबंदी प्लान आगे लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री आ गए थे, नाम हम नहीं लेना चाहते उनका। आगे देखिए अगला प्रश्न है रजत क्रांति। रजत क्रांति से संबंधित अब हम बात करते हैं। देखिए रजत क्रांति किससे संबंधित है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और क्या किससे है, दूध से है, अंडा से है, टमाटर से है, आलू से है, काहे से? रजत क्रांति आपको फटाक से बतानी है। तो देखिए ये उर्दू वालों के लिए तो हो सकता है टफ हो, लेकिन ये बहुत आसान चीज है। तो रजत क्रांति आपको याद रखना है, ये जो होती है वो अंडा से होती है। रजत क्रांति काहे से होती है, अंडा से होती है। देखिए दूध भी दिया गया है और अंडा भी दिया गया है। श्वेत क्रांति आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति जो होती है वो दूध से संबंधित है। लेकिन अगर ऑप्शन में दूध नहीं है तो श्वेत क्रांति में आप अंडा लगा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दूध जो है वो कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो वो है श्वेत क्रांति। अंडा काहे से, रजत क्रांति। टमाटर काहे से है, लाल क्रांति। आलू काहे से है, गोल क्रांति। तो गोल क्रांति से आलू है, लाल काहे से, टमाटर। अच्छा टमाटर ऑप्शन में ना हो तो मांस को भी लाल अगर मतलब क्रांति के तहत आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको जितनी मैं बता रहा हूं वो सब याद रहनी चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक सवाल हैं, लेकिन उर्दू वालों के लिए ये भी टफ है। बस यहीं तक हम बात करते हैं। कोई मशवरा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं, और अपने लगातार मशवरे आप मुझे दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आखिर में अपने सब्जेक्ट की बुक है, सब्जेक्ट हमारा उर्दू है, उसके लिए जो बुक है, बाकी हिंदी के लिए अपनी जो अलग अलग चीजें हैं उन पर हम आप अलग से बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे बात कर सकते हैं, और बाकी जो सजेशन चाहिए वो हमसे हो सकता है देंगे जितना होगा।